ये हमारे प्रधानमंत्री जी हर जगह बोलते हैं कि हमने 1 रैंक 1 पेंशन का जो है ना उसके ऊपर क्लियर कर दिया है। कभी बोलते हैं कि हमने इतना पैसा दिया, कभी 80,000 बोलते हैं, कभी 17,000 बोलते हैं, कभी 60 बोलते हैं, कभी मीडिया न्यूज़ में आ जाता है कि 23,800 करोड़ रुपए जो है ना अलॉट कर दिए। लेकिन जो 23,800 करोड़ रुपए जो अलॉट किए थे उसको क्या हुआ था कि जो आपको सबको मालूम है कि ऑफिसर्स की जो स्ट्रेंथ होती है वो 3% होती है सेना के अंदर, और बाकी जो जेसीओ द्वार मतलब होते हैं वो 97% होते हैं। लेकिन पे कमीशन के अंदर ऐसा हुआ कि जो 97 का पैसा 3% को दे दिया और 3% का पैसा 97 को दे दिया। एमएसपी एक छोटी सी बात है, सिंपल जो है ना उसको आप जो है ना सभी का इक्विवेलेंट कर दो। अगर मान लो 15,500 उसको हटा दो, 5,200 ये है। अगर उसको और इसको कंपेरेटिव करके आप रेंडमली 10 कर दो, 20 का लेके आ जाओ, 10,000 कर दो, इसको 10,000 में हो जाएगा। दूसरा रही है OROP 1 रैंक 1 पेंशन, भाई सिंपल है। अगर सिपाही से नायक तक है मान लो, तो उसको क्या करो 22, 24, 26, 28 यानी मीन जो नायक होता है उसको 22 पे ले आओ 22%, और जो हवलदार उसका उसको 20 पे ले आओ, और जो नायब सूबेदार उसका 26% पे, और सूबेदार होता है उसको 28 पे लेके आ जाओ। इस तरह से अगर करेंगे तो चाहे ग्रुप एक्स का हो, चाहे ग्रुप वाई का हो, चाहे जेड का हो, अगर 22, 24, 26 का आंकड़ा अगर सभी को लेंगे इतना % करके और वो फिक्स कर दो। क्योंकि आज एक जनरल साहब है, चीफ साहब है, जनरल साहब है, जो भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सभी हैं, तो उनका फिक्स नहीं है क्या? तो इसी तरह अगर मान लो एक नायक हवलदार, नायब सूबेदार, सूबेदार इस तरह का सभी का अगर फिक्स कर दें, तो ये जो ड्रामाबाजी बना रखा है देश का सैनिकों के साथ है, तो वो अपने आप खत्म हो जाएगा। नमस्कार, नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है। अभी हम जंतर मंतर पे हैं और यहाँ लगभग 300 दिन हो जाएंगे कुछ दिन बाद। यहाँ पे जो सैनिक हैं, हमारे देश के पूर्व सैनिक हैं, वो धरने पे बैठे हुए हैं। इनका 1 रैंक 1 पेंशन वाली जो मांग है वो अभी तक सुनी नहीं जा रही है, इस पे विचार नहीं हो रहा है, और लगातार ये लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और हमारे साथ इसी बीच सूबेदार दिलवर सिंह जी हैं, इनसे जानते हैं कि ये मामला है क्या और सरकार इसमें क्यों इंटरेस्ट नहीं ले रही है। जी स्वागत है सर। सभी सैनिक भाइयों को राम राम, नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि ये जंतर मंतर पर धरना मेजर जनरल सतबीर साहब की अध्यक्षता में शुरू हुआ था। आपको पहले थोड़ा सा पीछे बता देते हैं। तो उस टाइम क्या हुआ था कि जो ऑफिसर से जनरल सतबीर साहब ने क्या किया कि जेसीओ द्वार को इकट्ठा करके उनको भीड़ दिखाने के बावजूद उन्होंने क्या किया कि जब ये 1 रैंक 1 पेंशन के ऊपर जब बात चली थी, तो उन्होंने अपना फ़ायदा लेके और जो है ना उन्होंने अपना पूरा हक ले लिया अधिकारियों ने। तो जहाँ जेसीओ द्वार की बात आई थी, तो उसके बाद उन्होंने जेसीओ द्वार को जो सबसे बड़ी खामियाँ जो इस पे कमीशन के अंदर हुआ था वो हुआ था एमएसपी के ऊपर क्या हुआ कि जब जेसीओ द्वार को 5200 रुपये किया और एमएनएस के ऊपर 10,400 और ऑफिसर्स का 15,500 रुपये फिक्स किया। जब इन्होंने ये पे कमीशन के ऊपर ये बातें किया, और जब ये अभी लास्ट में जब सेवन कमीशन हुआ, तो उसमें सबसे कमी महसूस जब हुआ कि जब नायब सूबेदार जेसीओ का खासकर जेसीओ की पे जो है ना माइनस में चले गई। उसके बाद सभी को पता लगा कि इसमें कहानी क्या है। गवर्नमेंट ने हर बार ये बोलती है कि इससे पहले वाले में भी हमारे प्रधानमंत्री जी हर जगह बोलते हैं कि हमने 1 रैंक 1 पेंशन का जो है ना उसके ऊपर क्लियर कर दिया है। कभी बोलते हैं कि हमने इतना पैसा दिया, कभी 80,000 बोलते हैं, कभी 17,000 बोलते हैं, कभी 60 बोलते हैं, कभी मीडिया न्यूज़ में आ जाता है कि 23,800 करोड़ रुपए जो है ना अलॉट कर दिए। लेकिन जो 23,800 करोड़ रुपए जो अलॉट किए थे उसको क्या हुआ था कि जो आपको सबको मालूम है कि ऑफिसर्स की जो स्ट्रेंथ होती है वो 3% होती है सेना के अंदर, और बाकी जो जेसीओ द्वार मतलब होते हैं वो 97% होते हैं। लेकिन पे कमीशन के अंदर ऐसा हुआ कि जो 97 का पैसा 3% को दे दिया और 3% का पैसा 97 को दे दिया। सबसे बड़ा रोष ये हुआ है। ये बार बार हम ये आवाज़ उठाते रहे यहाँ पर कि आप सर इस चीज़ को ऊपर लेवल पर आप आंकड़ों में देखिए कि जो जेसीओ द्वार का पैसा था वो जेसीओ द्वार को मिला कितना, और अधिकारी को कितना पैसा मिला है। इसके अंदर बंदरबाट हुई है। ये जो पैसा था ये हकीकत में एक बंदरबाट हुई थी, और इस पर किसी ने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। उसके बाद क्या हुआ कि सर जैसे अभी जगह जगह अभी हम मान लो सतबीर साहब ने जो करके वो चले गए थे, फिर हमने फरवरी पे यहाँ पर जेसीओ द्वार ने यहाँ पर धरना शुरू किया था। धरना शुरू करने के बाद क्या हुआ था कि उसके अंदर एक शर्त रखी थी कि ऑफिसर्स इसके अंदर वो इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा किसी भी हालत में, जेसीओ द्वार ही रहेगा। हमने जो है ना डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इसका प्रदर्शन किया, और वहाँ पर ज्ञापन हमारे डिस्ट्रिक्ट के थ्रू जो है ना जिला अधिकारी के थ्रू जो है ना हमने अपने ज्ञापन दिए थे। बार बार करने के बाद आज जो है ना फरवरी से लेके आज 281 दिन हो गए हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी, हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि आपका जो है कार्यालय
और रक्षा मंत्री महोदय या जनरल साहब, चीफ साहब जो आप यहाँ बैठे हो, उससे यहाँ जंतर मंतर कितनी दूर है? आप बोलते हैं कि हमारे सैनिकों के लिए हम दीपावली पर जाएंगे, मिठाई खाएंगे, ये खाएंगे, वो खाएंगे, वो आप करते रहो, ठीक है। लेकिन ये जंतर मंतर पर बैठे कि आज तक कभी हुआ था कि सैनिक जो है ना JCO द्वारा कभी जंतर मंतर पर आए थे या कभी ये नहीं आए थे? तो कुछ कमी रही होगी तभी तो यहाँ पर बैठे हैं। ऐसे तो कोई बैठ के राजी नहीं है, कहीं भी बैठता नहीं है कोई भी आदमी। उसके बाद क्या हुआ कि सर हमने जो है ना 3-4 बार यहाँ पर आप सभी देखते रहते हो जंतर मंतर पाए हैं। अभी रेल रोको आंदोलन का भी जो किया था उसके बाद भी हमने ज्ञापन दिया था। आज 281 दिन हो गए हैं। तो सबसे बड़ी रिक्वेस्ट ये है कि हम हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी से ये बोलते हैं कि आप अपने कार्यालय में बैठिए। हम आपके कार्यालय में जाते हैं तो अब वहाँ पर कार्यालय में बैठते हैं, वहाँ पूछते हैं कि वहाँ अभी प्रधानमंत्री जी कार्यालय में नहीं है। पूछते हैं कि कहाँ गए? बोला वो तो जो है ना अभी या तो विदेश में गए होते हैं या किसी जो है ना रैली के अंदर जो है ना अपना स्पीच देने के लिए गए हैं। तो हम प्रधानमंत्री जी से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप मान लो प्रधानमंत्री जी, अगर आपको इतना जो है ना बीजेपी का प्रवक्ता बनना है या पर वहाँ विचार देने हैं तो आप प्रधानमंत्री जी किसी दूसरे को बैठा दो, चाहे नड्डा जी हो, चाहे राजनाथ जी हो, चाहे अजीत जिसको भी आपको चाहते हो कि वो प्रधानमंत्री रहे। कम से कम कार्यालय में जाके कोई आदमी जो देश बहुत बड़ा है, ये तो है नहीं कि जो है ना आज प्रधानमंत्री चले गए तो उससे काफ़ी असर पड़ता है जनता के ऊपर। तो उसका तो सर बीजेपी के जो लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, वो तो दिखाते हैं कि उनके अटेंडेंस 100% रहती है, वो छुट्टी ही नहीं लेते हैं। सर ये जो छुट्टी है, अगर आज हर जगह अंगूठा लगाया गया है, हर ऑफिस में अंगूठा लगाया गया है मान लो, तो ऐसे कार्यालय उसमें भी हो जाना चाहिए ना, ताकि ये पता लग जाएगा दूध का दूध पानी का पास जाएगा कि प्रधानमंत्री जी जो है ना कब आए थे, कब बैठे। उसके बाद देखो देश के अंदर कानून तो सबके लिए बराबर है ना भाई, अंगूठा वहाँ भी लगा दो ना भाई। आप जो है ना सरकारी कर्मचारी हैं जितने, भाई अंगूठा मैंने भी लगाया है, मान लो हम भी लगाए हैं जब तक सरकारी नौकरी कर रहे थे, तो जब भी आते थे जाते थे अंगूठा लगा देते। तो अगर मान लो ये बोलते हैं कि एक दिन की छुट्टी नहीं ली है तो कम से कम वहाँ पर आप अपना अंगूठा लगवाइए ताकि ये पता लग जाए। उसके बाद जो है ना जो पूरे महीने का उसका रिकॉर्ड निकालो और उसके बाद ये दिखा दो कि प्रधानमंत्री जी इस कार्यालय में कितनी देर बैठे थे। ठीक है ना सर? तो ये तो सही है, इसमें तो कोई ये तो नहीं है कि भाई कोई कैमरा तो झूठ नहीं बोलेगा या जो अंगूठा लगाते हैं वो झूठ नहीं बोलेगा। आपने ही शुरुआत किया था इस चीज़ का तो प्रधानमंत्री जी। और दूसरा, जब भी आप मान लो कभी महाभारत वगैरह हुआ था उस टाइम जो है ना शाम को सूर्यास्त होने के बाद क्या होता था कि जो है ना लड़ाई बंद हो जाती थी। अभी क्या होता है कि दिल्ली पुलिस के जो आदमी हैं बेचारे, जो CRPF के आदमी हैं, वो क्या होते हैं कि जो है ना रात को जो है ना 10-10 बजे तक जो है ना आपके जो है ना उसको कॉर्डन के लिए जो है ना आपको निकालने के लिए बैठे रहते हैं, है ना। आप कहाँ किसी स्टेट में जाते हो, वहाँ जाके आप जो है ना वो भाषणबाजी करते हो, आप अपना जो है ना डोर टू डोर कर रहे हो वहाँ पर। लेकिन ये नहीं देख रहे कि एक कितनी बटालियन आपके ऊपर जो है ना आपको जो है ना शाम आपका इंतजार कर रही है। 11 बजे दिल्ली में कब आओगे आप सर, और कल सुबह आप कितने बजे जाओगे। ये जनता अगर कितने CRPF के हैं, BSF के हैं, ये जनता आपने यहाँ पर लगा रखी है और बॉर्डर को आपने खुला छोड़ दिया। तो बॉर्डर की जो मैन पावर होनी चाहिए थी वो मैन पावर आप बॉर्डर पर जाने दीजिए। और जो दिल्ली में जो आप अपना शेड्यूल है वो 6 बजे से पहले जो है ना आप अपना बंद करो, ताकि ये जो जनता है इसको जनता को आराम मिले। और सभी जो कर्मचारी होते हैं वो चाहते हैं कि अपने घर पर जाएं। आपको 10 बजे तक आपका इंतजार करते रहते हैं, आप 5 बजे यहाँ से निकलते हो तो वो कब सैनिक जो है ना कब आपके पास जो जाएंगे। ठीक है सर? वो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो तो बाकी लोगों पे नियम लागू होता है, वो तो एकदम फ्री माइंड है, फ्री चलते हैं। नहीं वो बात सही है सर, फ्री माइंड चलता है, लेकिन इतना भी फ्री माइंड नहीं होना चाहिए कि यार कभी महाभारत हुआ था उसमें भी तो एक बार भूगोल बच जाता था ना, बचता था कि भाई आप तो हथियार डाल दो यार, अब लड़ाई नहीं होगी। तो उसके बाद 6 बजे के बाद अगर मान लो कहीं प्रधानमंत्री जाते हैं मान लो, तो वहीं रुक जाओ ना। फिर बाकी जनता दिल्ली में जो ये जगह जगह बेचारे जो दिल्ली पुलिस वाले कर्मचारी खड़े हैं या जो भी जनता जो है ना, कभी आके देखो आप रात को 10-10 बजे तक आप जो है ना रूट लगा के बैठते हो। जो जनता जिसने घर में जाना होता है वो आधा घंटा मान के चलता है, वो 1.5 घंटे के बाद जो है ना आपका वो अपने घर पर पहुँचता है। ये सर्दी का मौसम है, प्रधानमंत्री जी कृपया आप थोड़ा सा इसके बारे में विचार करें। चलिए, आप चलते चलते अब आप लोगों का क्या प्लान है 1 रैंक 1 पेंशन में आगे कैसे ये आंदोलन अब क्या रूप लेगा आगे? सर अभी आंदोलन होगा जहाँ जहाँ अभी इनका इलेक्शन होगा वहाँ पर सभी इनको बताया गया है कि जो भी कोई भी आता है, चाहे बीजेपी का हो चाहे किसी भी का, कांग्रेस का, जो भी आएगा, वो जो भी लीडर आएगा उससे पहले ये पूछिए कि आपने जो है ना हमारे लिए क्या किया है। हमारे जो है ना सैनिक कितने दिन से जो है ना इधर जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं, वहाँ आपको जाने का टाइम नहीं है। आपको वोट मांगने के लिए यहाँ पर आगे हो, 281 दिन आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं। आप वोट आगे मांग ले, 2 मिनट के बाद वापस चले जाओगे, लेकिन ये ठीक नहीं है। दूसरा, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए आप बोलते हैं कि किसानों के लिए क्या, किसानों का वो था वो वापस हो गया मुद्दा। मैं आपको छोटी सी एक चीज़ और बताऊँगा इसके बाद कि जो है ना आज हमारे को बीजेपी से, कांग्रेस से, आम आदमी पार्टी से ऐसा कुछ नहीं है। आम आदमी पार्टी ये बोलती है कि यहाँ पर इलेक्शन जाट नॉन जाट का हो गया है,
और बीजेपी ये बोलती है कि जो है ना कांग्रेस ने ये किया और कांग्रेस ने बोली उसने ये किया। अगर बीजेपी ने पहले कभी बोला था कि बोफोर्स में इतना खाया, कोयला घोटाले में ये खाया, उसने किया, तो क्या देश ये जानने का हक नहीं है कि आपने जब झूठा प्रचार किया था तो कितने आदमी को आपने जेल में भेजा अभी तक? ये झूठा प्रचार नहीं है क्या? जब कांग्रेस बोलती है कि इन्होंने तो ये अभी ऐसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं, अगर किसी राज्य के अंदर किसी दूसरे राज्य का आदमी आके अगर उस राज्य के आदमी को बदनाम कर रहा है तो ये तो सही नहीं है। इसके ऊपर तो विचार होना चाहिए। उस जनता को उस राज्य ने देखना चाहिए कि ये दूसरे राज्य के आदमी ये झूठा प्रचार कर रहे हैं, ये तो एक राज्य के आदमी को बदनाम कर रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर जो है ना अभी वहाँ पर जो छोटी पंचायत हैं वहाँ पर सरपंचों को ये सुनने वाले हैं नहीं, और नंबरदार जो वहाँ गाँव के नंबरदार होते हैं उसको ये बोल रहे हैं कि नंबरदारों की अभी ज़रूरत है नहीं। तो आने वाले समय में देश को कैसे चलेगा ये तो अभी समझ में आ नहीं रहा है। और ये आपने अग्निवीर जो है ना अग्निवीर को ख़त्म कर दिया है। अग्निवीर ख़त्म करने से क्या आने वाले समय में क्या ये सही चलेगा? या कितना देश का मोरल जो है ना डाउन हो रखा है आज सेना का। और अभी हर घर में सैनिक तैयार कराने की योजना बता रहे हैं। अभी भी आप किसी भी घर में हरियाणा के आप कभी जाके देखो तो उसके अंदर जो है ना अभी ये जो यंगस्टर थे, जो यंगस्टर लड़के थे जो सुबह दौड़ते थे, आप अभी आप जाके देखो उनके अंदर उनका जो है ना वो जानने की रुचि खत्म होती जा रही है बिल्कुल ही। क्योंकि अग्निवीर दिस नौकर ये क्या है, अभी इन्हें नौकरी बना दिया है। अग्नि जो फौज थी वो शान की नौकरी होती थी, उसमें क्या होता था लगन से अपने शान से जाते थे कि यार मैं सेना में भर्ती होने जा रहा हूँ। अभी वो जा तो रहे हैं लेकिन उनकी एश्योरेंस कौन देगा कि मैं 25% में आ जाऊँगा कि नहीं? अगर 100 आदमी जाएंगे तो उसमें से 75 तो गेट आउट हो जाएंगे और 25% रहेंगे। 25% अगर मान लो आज वहाँ पर शहीद हो रहा है, मान लो उनमें से कोई आने के बाद उनको ये नहीं शहीद का दर्जा दे पा रहे हैं कि यार उसको 1 करोड़ रुपये देना है या उसको शहीद की दर्जा देना है या उसके माँ बाप को क्या करना है, उसको ये करना है वो करना है, ये तो कुछ है ही नहीं। अग्निवीर तो एक इन्होंने मजाक बना के रख दिया है सेना के लिए। तो हमारी रिक्वेस्ट ये है और घुमाने के बाद तो इनका हमारे जो सैनिक थे, जो सैनिक भाई हैं, इसकी जो मांग है ये बिल्कुल जीनियन मांग है। चाहे आपकी डिसेबिलिटी हो, चाहे आपका एमएसपी हो। एमएसपी एक छोटी सी बात है, सिंपल जो है ना उसको आप जो है ना सभी का इक्विवेलेंट कर दो। अगर मान लो 15,500 उसको हटा दो, 5,200 ये है। अगर उसको और इसको कंपेरेटिव करके आप रैंडमली 10 कर दो, बीच का लेके आ जाओ, 10,000 कर दो, इसको 10,000 में हो जाएगा। दूसरा रही है OROP 1 रैंक 1 पेंशन, भाई सिंपल है। अगर सिपाही से नायक तक है मान लो तो उसको क्या करो 22, 24, 26, 28 यानी मीन जो नायक होता है उसको 22 पे ले आओ 22%, और जो हवलदार है उसका 24 पे ले आओ, और जो नायब सूबेदार है उसका 26% पे, और सूबेदार होता है उसको 28 पे लेके आ जाओ। इस तरह से अगर करेंगे तो चाहे ग्रुप X का हो, चाहे ग्रुप Y का हो, चाहे Z का हो, अगर 22, 24, 26 का आंकड़ा अगर सभी को लेंगे इतना % करके और वो फिक्स कर दो। क्योंकि आज एक जनरल साहब है, चीफ साहब है, जनरल साहब है, जो भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सभी हैं, तो उनका फिक्स नहीं है क्या? तो इसी तरह अगर मान लो एक नायक हवलदार, नायब सूबेदार, सूबेदार इस तरह का सभी का अगर फिक्स कर दें तो ये जो ड्रामाबाजी बना रखा है देश का सैनिकों के साथ है तो वो अपने आप खत्म हो जाएगा। जितना जिसका एरियर बनता है उसको जो है ना कैलकुलेशन करके फिक्स कर दो भाई 2006 से आपको जो है ना ये फिक्स किया जाएगा, उसके बाद जो है ना आपका ये सारा पैसा आपको मिल जाएगा। तो ये सबसे बड़ी जो है एम्बिग्युइटी है। और बाकी अभी आप सभी देख रहे हो कितने भाई जो है ना यहाँ सर्दी, गर्मी, ज़्यादा, तूफान, आंधी, तूफान सभी में यहाँ पर जंतर मंतर के ऊपर बैठे हुए हैं। तो अभी सभी सैनिक भाइयों से मैं विनती करता हूँ, अभी इलेक्शन का टाइम काफ़ी जगह आ रहा है और आ जाएगा, तो आप इसके ऊपर सोच विचार करें, एकता रहे, यूनियन इज़ द बेस्ट स्ट्रेंथ, ध्यान रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।